मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और ये क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिज्म, ये सब के बारे में दे रखा है कि किसको कहते हैं। पूरा थ्योरेटिकल है लगभग। मैं जो भी कुछ भी पढ़े हैं उस चीज को अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि वो 3D में है, ठीक है, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब जो भी दिया हुआ होगा 3D में, फिर भी एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और डिलीटेड पोर्शन में है तो फिलहाल के लिए हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सिलेबस आ जाए नीट ये सब का तो तब तक हम लोग आगे जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें उतना ज्यादा रिलेशन है नहीं, उसका जरूरत है नहीं, तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर करंट, जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि करंट जो होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज का उल्टा पढ़ने वाले। उल्टा कहने का इन द सेंस ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से किसी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं? तो इसी सवाल का जवाब इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा कि हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा और कितना प्रोड्यूस होगा, अलग अलग केसेस में हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का मोस्टली जो हमारा एम होगा यही होगा कि करंट कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा किसी भी कंडक्टर में करंट जो होगा वो कितना होगा। और यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन, इंड्यूस करंट, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग बाद में आगे फिर से चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटा सा दो टॉपिक जो है हम लोग का नेसेसरी है इसको जानने के लिए, तो उस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बताने की जरूरत तो है नहीं इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम जानते हैं तो वैसा ही ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग को लाइन ड्रॉन करना पड़ता है और उसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस लाइन से जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू दीज लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, तो उसके डायरेक्शन फाइंड करना हो तो जैसे कि अगर हमको दे दिया है कि ये फील्ड लाइन से इधर जा रहा है, तो अगर हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो यहाँ पे ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे यही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे तो यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हमको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो उससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ करेंगे। तो अब इस फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसलिए हम शॉर्टकट में ही निपटा रहे हैं, ज्यादा इसमें लिखा नहीं रहे। ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे साउथ को टर्मिनेट होंगे। तो नॉर्थ से निकलेगा तो नॉर्थ से हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे और साउथ पे बोलेंगे कि टर्मिनेट हो,
ठीक है, अंदर में ऐसा। और इनसाइड द, अगर हम मैग्नेट का बात करें तो उसमें बोलते हैं साउथ टू नॉर्थ। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। किसी पॉइंट पे अगर हमको फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड चीज, हमको दिख रहा है कि जो फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से शुरू हुआ, बाहर तो ऐसा गया, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, यानी कि सेकेंड हम बोल रहे हैं कि दिस लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, हम जानते हैं कि कभी भी मैग्नेट जो होता है वो मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करता है, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है, हमेशा दो पोल साथ साथ रहेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कहीं भी एक जगह अगर होगा तो सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल हमको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा दोनों साथ साथ मिलेंगे, भले ही दिखे या ना दिखे वो अलग बात है। जैसे हम इतना पोर्शन बनाएंगे तो सिर्फ हमको ऐसा कुछ दिखेगा, तो कहीं भी अगर हमको दिखेगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ रहेंगे, तो हम बोलेंगे कि दिस लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, फिगर देख के समझ में आ जाता है, और हम लोग शुरू से ये चीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये दिस लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि ये जो लाइंस है दिख रहा है कि क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थे हमारे कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते थे, वहां पे याद करो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते थे, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थे क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते थे, ये डिफरेंस है यहाँ। थर्ड पॉइंट, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, ये चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे कि अगर दो फील्ड लाइंस हैं, अगर ये क्रॉस कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम बात करें तो इसके दो दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, एक ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे, चूंकि ये फील्ड लाइंस जो होते हैं डायरेक्शन ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड नेट का डायरेक्शन दिया जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, सिंगल डायरेक्शन हो सकता है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रटा था कि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में कट करते हैं तो जहां भी क्रॉस कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो डायरेक्शन आ रहे हैं वेक्टर के, और एक पॉइंट पे कोई भी वेक्टर है तो उसका सिंगल डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, हम लोग उसका कंपोनेंट्स लेके दो चार में कर ले तोड़ ले वो अलग बात है, लेकिन नेट जो डायरेक्शन होगा वो सिंगल डायरेक्शन में होगा, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करते। फोर्थ पॉइंट अगर हमसे कहा जाए तो फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कहीं फील्ड लाइंस ऐसा दे रखा है, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसर है और यहाँ पे फील्ड लाइंस रेयरर है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट ए और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी कंपेयर करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ज्यादा होगा, यानी कि बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइंस होगा। लाइंस जहां पे डेंसर होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसर हो ज्यादा होगा, जहां पे रेयर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रेयर होगा। जैसे कि अगर इसमें हम पोल्स के पास देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा मिलेंगे, यानी कि डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगा, इसलिए बार मैग्नेट का जो
मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल्स पे ज्यादा होता है। ठीक है, और यही रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बार मैग्नेट का देख रहे हैं तो ऐसा है, अगर वही यू शेप मैग्नेट होता हमारा, ऐसा होता, ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ पोल होता, तो ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता। और इस केस में हम बोलते हैं कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट। इसलिए हम लोग इस शेप के मैग्नेट्स प्रेफर करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। सर इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस? जितना एयर गैप कम रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जैसे दूर जा रहा है तो ये फैल जा रहा है ना, नजदीक नजदीक रहेगा तो इसीलिए यूसेज ज्यादा यूज होता है, एयर गैप को कम करने के लिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डेंसर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस करे थे। यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है यही है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, बाकी सब सिमिलर है कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। किसी के लिए भी देख लो, अगर हम ये ऐसा करंट कैरिंग कॉइल था, इसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो ऐसा निकल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ये भी जो हम छोटा सा बना रहे हैं वो लूप ऐसे जाके कवर किए ही होगा। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर था ऐसा, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने बनाया था, तो ऐसा लूप फॉर्म किया था। ठीक है, डायरेक्शन हम लोगों ने चेक किया था, तो हर जगह हम लोग को दिख रहा है कि लूप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे हर जगह लूप फॉर्म करते हैं, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, बाकी जो हम लोग केसेस देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल को टर्मिनेट करेगा आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड का बात हो रहा है तो साउथ टू नॉर्थ, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा। ये था पहला छोटा सा पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, यानी कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करते हैं, जिस एरिया को क्रॉस करते हैं, तो कितना फील्ड लाइंस क्रॉस किया वो रिप्रेजेंट करता था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया इज टर्म्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग केसेस है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया जो होता है हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर होता है, वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा सरफेस एरिया हो गया, हो सकता है कि हमारा एरिया ऐसा कुछ हो। ठीक है, या फिर बढ़िया नहीं बना, फिर से एक बार बना लेते ऐसा,
ये 4 हमको एरिया दे रखा है। हो सकता है कि फर्स्ट वाले सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ऐसा क्रॉस कर रहे हैं। इसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ। तो हम मोस्टली जो एरिया लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे, तो इसका एरिया प्लेन से परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर होगा हमारा, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो हो सकता था ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर देखते तो यहाँ से था परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा, ऐसा केस हो सकता था। या फिर क्या होता कि किसी एंगल से पास होता, तो एरिया वेक्टर तो ऐसा हमारा ए वेक्टर होता। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो यहाँ से किसी एंगल पे ऐसा क्रॉस किया हो थीटा पे, ऊपर जा रहा, या फिर डायरेक्शन के लिए लेके हो सकता है कि हम एरिया वेक्टर इधर लिए हो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा नीचे की तरफ किसी एंगल थीटा से, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो हर केस में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से दिख रहा है किस एरिया से परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसी चीज को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया से कंपेयर कर रहे थे तो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही यहाँ देख रहे हैं तो इस चीज को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग फाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जब तक नहीं दिया रहेगा वहां भी फाई था, जब दोनों आ जाएगा तो उसको फाई ई कर देंगे, इसको फाई एम कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो फाई ही लिखते हैं। तो यहाँ हर जगह दिख रहा है कि हमको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बी और ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है यहाँ से हम देखेंगे तो आता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल ऑफ थीटा जो है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और फ्लक्स हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, और या फिर ए डॉट बी वेक्टर, सेम टू सेम वैसा ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में आया करता था, वहां ए डॉट ई होता था या ई डॉट एस लिखते थे, ऐसा एरिया को एस से लिख दिए, एस से लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट केस में देखते हैं तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, ए इंटू बी होगा। सेकेंड केस में देखते हैं तो यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री और फ्लक्स 0 होगा, यानी कि एक भी फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, पैरेलली पास हो जा रहे हैं। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे तो फ्लक्स बोलेंगे कि 0 है, इस केस में बोलेंगे तो फ्लक्स बोलेंगे कि ए इंटू बी होगा, क्योंकि एंगल थीटा 0 दिख रहा है। इस केस में बोलेंगे तो फ्लक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एंगल एक्यूट है। और इस केस में अगर हमको फ्लक्स देखना होगा तो दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, या पैरेलल है, कट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो चूंकि ये सारा का सारा कहानी सिमिलर टाइप का होता है जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किए थे, तो यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा टाइम नहीं देते। तो यहाँ पे हम लोग फाई ए बी ए डॉट बी बोल रहे हैं। तो अगर केसेस का बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि अगर थीटा इजकल टू 0 हो, जैसा पहला केस था, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, क्या अलग अलग करें। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए है,
इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल दे रहे हैं, इसको डी बोल दे रहे हैं। ए में क्या है, तो यहाँ थीटा 0 यानी एंगल बिटवीन 0 है। यहाँ पे क्या है, तो थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री है। साथ साथ हमको दिख रहा है कि फील्ड लाइंस कट या क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैरेलल पास कर रहे हैं, टच करते हुए पास कर जा रहे हैं, फ्लो कर जा रहे हैं। इस केस में अगर देख रहे हैं तो एंगल जो है एक्यूट है, यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट। और हम जानते हैं कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, 0 से 90 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल जब होगा तो हमारा cos थीटा जो होता है 90 से 180 डिग्री तक निगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ फ्लक्स हमको निगेटिव मिलेगा। ठीक है। और एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं, हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कोई एक सरफेस दे रखा है, आर्बिट्री सरफेस ले रखे हैं। इसका एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर, और इधर की तरफ हम बोल रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम अगर ऐसा बनाएंगे तो इधर की तरफ हमको मिलेगा बी कॉस ऑफ थीटा। ये वाला जो हमको वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा बी कॉस थीटा। तो हम फाई जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, एरिया वेक्टर इनटू, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर की तरफ आता हमारा बी साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता, पैरेलल टू सरफेस, और ये कंपोनेंट जो मिल रहा है हमको परपेंडिकुलर टू सरफेस। यानी कि जितना कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, यानी कि ये जो है फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया है। ठीक है, यानी कि जो गिवन एरिया है उसको फील्ड लाइंस कितना क्रॉस किया है। ये पैरेलल वाला तो ऊपर से पास कर गया है, स्लाइड कर गया है, लेकिन ये जो बी कॉस थीटा है वही क्रॉस किया है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है एरिया, यानी कि जो भी सरफेस है इसका टोटल एरिया जिसका डायरेक्शन ऊपर है, तो हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं, तो उसका एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। ध्यान रहे कि हम सरफेस से परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं कर रहे। ठीक है, सरफेस है यानी कि जो हमारा गिवन सरफेस है उससे परपेंडिकुलर कहा जा रहा है, एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर ये है, उससे परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट आता। तो इसलिए क्योंकि यही जो कंपोनेंट है हमारा ये बी कॉस थीटा, यही हमको क्रॉस करता हुआ दिखेगा इस गिवन एरिया को, ये बी साइन थीटा हमको क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आर्बिट्री कोई शेप होता तो ये छोटा सा एरिया लिए होते, तो ये डी एरिया लिए होते। तो अगर इसके लिए हम डी फाई लिखेंगे तो लिखेंगे बी परपेंडिकुलर डी ए, या फिर सिंपली ऐसा बी डॉट डी इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी कि अगर छोटे से कंपोनेंट के लिए दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी डॉट डी, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करो यहाँ पे एक चीज, हम लोग ये चीज पढ़ा करते थे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो होता था हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, और ये हम बोलते थे गॉस लॉ। यस सर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एस भी हमसे पूछा जा सकता है, और इसको हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है,
तो ये चीज जो आएगा बी डॉट डी एस फ्लक्स, ये कितना आएगा? तो ये याद रखना है कि हमेशा जीरो आएगा। जीरो क्यों? जीरो इसलिए क्योंकि फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थे वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया करते थे, लेकिन ये सब क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी एरिया लिए हैं तो हो सकता है कि कोई अगर फील्ड लाइंस पास किया है तो उल्टा भी आ रहा हो। तो इस वजह से ये जो होता है क्लोज लूप में, हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यानी कि ये वाला साइन देखना कि जहां से हम घूम गए घूम फिर के अगर आ जाए तो हमको क्लोज कहलाता है। तो अगर क्लोज सरफेस के लिए हम कहेंगे तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको हम किसी ऐसे क्यूब के अंदर रख दिए, ठीक है। कभी भी किसी मैग्नेट को अगर क्यूब के अंदर रख देंगे तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों है, यानी कि प्लस एम माइनस एम, नेट चार्ज जीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कभी भी मैग्नेट सिर्फ नॉर्थ यहाँ पे नहीं लाई करेगा, लाई करेगा तो साउथ और नॉर्थ दोनों लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम करंट कैरिंग लूप ही रखे होते, ऐसा करंट बह रहा है, तो इसमें भी हमको इधर साउथ और इधर नॉर्थ दिख रहा होता। यानी कि कभी भी क्लोज लूप में अगर हम लोग देखेंगे तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो हमेशा हमको जीरो मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल। हम बोल सकते हैं बिकॉज मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोपोल। मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा रहेगा तो डाइपोल ही रहेगा, डाइपोल रहेगा तो प्लस माइनस दोनों है, टोटल जीरो। तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे देखना ध्यान है कि एरिया है, डीएस एरिया है, क्योंकि आगे हम लोग चल के डीएल वेक्टर यूज कर रहे थे। डीएल वेक्टर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज कर रहे थे, बी डॉट डीएल, डीएल था वहां पे, यहाँ पे डीएस है। इस बात का ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। वहां डीएल लेंथ वेक्टर था, यहाँ डीएस एरिया वेक्टर का सम है। एरिया वेक्टर का अगर बात करा जाए तो टोटल अगर सरफेसेस से हम फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स जीरो आएगा, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रख दें वो हमेशा डाइपोल की तरह ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि करंट कैरिंग वायर हो, क्वाइल हो, मैग्नेट हो, सब नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा वो जीरो होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दिया हुआ है ऐसा सिचुएशन तो इस बात को याद रखना है, ये नोट करना है, इससे हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्योंकि हम लोग सिमिलर रिफ्लेक्स हम याद रखते हैं, आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं तो ये हमको इजी लग रहा है, लेकिन हम ये एक महीना अगर नहीं रिवीजन करे होंगे तो उस समय हमारे मन में सिर्फ ये रह जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर होता है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने ई डॉट डी एस करा है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कुछ वैल्यू आता है, तो बी डॉट डी एस भी कुछ वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, यानी नॉर्थ साउथ साथ साथ एग्जिस्ट करता है, हमें कभी भी सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एस जो है वो जीरो है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, करंट बह रहा है इसमें 2 एम्पियर, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 300। लेंथ जो है
70 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 2 सेंटीमीटर कम ही हुआ, यानी कि लॉन्ग सोलेनोइड है, इसके सेंटर का ही बात हो रहा है। आइडियल मॉडल है, यानी कि आइडियल केस ही मानना है, जो हम लोग पढ़े हैं, कैलकुलेट फ्लक्स इन फ्लंग केसेस। फ्लक्स कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट ये हमारा सोलेनोइड है, ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड है, ये इसका एक्सिस हो गया। जो एरिया गिवन है वो एक एरिया, ये एक्सिस हो गया, तो एक एरिया जो है इसके अंदर में ऐसा दे रखा है, और एक एरिया जो हमको दे रखा है वो यहाँ से ये ऐसा। ये S1 है, ये S2 है। S1 का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, और S2 का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि, या फिर इसे बना लेते हैं, चलो एक्सिस से ही ऐसे बना लेते हैं, ये S1 है, ठीक है, S1 और S2 है, तो फ्लक्स थ्रू S1 हमको फाइंड करना है एंड फ्लक्स थ्रू S2 फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, S1 ऐसा कुछ है? चंदन? यस सर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? आ गया S1 से? सबसे पहले तो इस वाले डेटा से हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से हमको n मिल जाएगा, स्मॉल n इक्वल टू n बाई एल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है, हम वैल्यू सिर्फ लिख देते हैं, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। फर्स्ट वाले के लिए देख रहे हैं, तो S1 अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा होता है भाई जो होगा B इंटू ए, एरिया वेक्टर भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी
करंट के हिसाब से देखें तो इसी डायरेक्शन में होता है, तो cos 0 होगा तो b डॉट a। इस केस के लिए भी अगर हम लिखेंगे तो एरिया यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि b ही होगा। एरिया जो लिखेंगे पाई इंटू, इसको r1 बोल देते हैं, इसको r2 बोल देते हैं, तो पाई r1 स्क्वायर। तो उतना एरिया से फाइंड करना है। अगर हम सेकेंड के लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया, एरिया क्या यूज करेंगे ये बात ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये बाहर जो एरिया है उतना नहीं है। इस बात का ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही होगा लेकिन एरिया यहाँ पे पाई और ये आर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आर स्क्वायर होगा। इस चीज पे ध्यान देना है। क्यों पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। इज इन दैट एरिया, ठीक है। हम लोग आइडियल सोलेनोइड लेते हैं तो ये बोलते हैं कि उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर में जीरो है, यानी कि फाई इन एंड फाइन आउट। फाइन आउट अगर हम बात करते हैं तो जीरो होगा आउटसाइड में, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा कहीं, करंट के हिसाब से करंट का डायरेक्शन दे नहीं रखे हैं तो इधर या फिर इधर जैसा भी है। एरिया वेक्टर जो है ऐसा है, दोनों में कैसा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है तो अगर हम फाई S3 बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो। cos 90 क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिगर समझ में आ जाए तो अच्छा बात है। एक जैसा दे रखा है कि सोलेनोइड है, हम दो वायर से यहीं से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड है। ये क्या है, सोलेनोइड। ठीक है, हम वायर नहीं बना के ऐसे दो कर दे रहे हैं। एरिया जो हमको दे रखा है उसमें ऐसा दे रखा है। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। पहले एरिया बना लेते हैं ऐसा। ये दोनों का सेंटर है, इसका रेडियस r है और बोल रहा है कि यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है। तो इस केस में कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इस S4 से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सर्कुलर ही है, डिस्क शेप का। ये हम मैग्नेटिक फील्ड हमारा B हो गया, ये एंगल थीटा है तो इधर की तरफ होगा हमारा B साइन थीटा, इधर की तरफ होगा B कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो सिर्फ इतना ही एरिया हमारा इफेक्टिव एरिया होगा, बाकी का जो एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ये वाला कंपोनेंट भी हमारा किसी काम का नहीं है। तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस वाले एरिया के कारण होगा। और वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ध्यान से, ऐसा है हमारा
ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हमसे जो बोला जा रहा है वो ये वाला एरिया फाइंड करने बोला जा रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया। बात समझ आया? यानी कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा चीज दे रखा है। और क्या, हाँ ठीक है, ये एरिया अगर हम बात करें तो पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। हमको ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है। ये अगर एंगल थीटा मिल जाए तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ए है, ये अगर एंगल थीटा हो तो इधर हम फाइंड कर सकते हैं। इस पे ऐसा 90 डिग्री है तो ए डैश कॉस ऑफ थीटा इजकल टू ए होगा, ठीक है। तो हमको ए डैश फाइंड करना है तो थीटा पता करना पड़ेगा। तो थीटा कैसे पता करें? तो यहाँ से ये हमको दिख रहा है कि एंगल थीटा है, ऐसा चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ही बना रहे हैं, दो ही ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 यानी कि 30, तो ये एंगल हमको 60 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है? ज्योमेट्री है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अगर हम मान लेते हैं ये ट्यूब वाला एरिया है, यानी कि सोलेनोइड वाला एरिया है, हमको ये एरिया का चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इस एरिया पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यहाँ से ऐसा अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर वाला एक्सिस हो गया। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो 60, ये 90, तो ये 30, तो ये हमको 60 दिख रहा है। यानी कि एंगल थीटा जो हमको दिख रहा है 60 दिख रहा है, ए डैश दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए डैश इक्वल टू ए बाई कॉस ऑफ थीटा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा, ध्यान से देखो, बी कॉस थीटा इंटू ए बाई ए डैश होगा। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो बी कॉस थीटा इंटू ए डैश, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है बी कॉस थीटा इंटू ए बाई कॉस थीटा, यानी कि सिर्फ बी ए ही मिल जा रहा है। एरिया कौन सा ले रहे हैं हम? तो पाई आर स्क्वायर, 2r² वाला लेंगे तो होगा। यानी कि इस केस में हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना एंगल हम यूज करेंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आया वो क्या आया, उस चीज से ध्यान देके हमको सॉल्व करना है। यानी कि एरिया का कंपोनेंट ले लो या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो, तो हमको बी इंटू ए, एरिया कौन सा है तो इस बात का ध्यान रखना है। एरिया हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? तो पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा वही हमको यूज करना है। कभी भी अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने दिया जाए तो ऐसा नहीं कि टोटल का टोटल एरिया हमको यूज करना है। जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वही एरिया हमको यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं इस चीज को समझने के लिए। बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा इनटू द प्लेन है, ठीक है। एक स्क्वायर लूप है ऐसा, यानी कि इसी लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर रहे हैं, इसका साइड लेंथ हम बोल दे रहे हैं कि ए है, ठीक है। और अभी एक्स पार्ट ही इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये पहला सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन है कि ये जो स्क्वायर है पूरा का पूरा अंदर है, साइड लेंथ ए है। और थर्ड जो सिचुएशन है वो ये है कि ऐसा दे रखा है, ठीक है, कि अंदर में मान लेते हैं वाई, ठीक है। साइड लेंथ इसका फिर से
बी स्क्वायर है सब। मैग्नेटिक फ्लक्स तीनों केस में कितना होगा बोलो चंदन। फर्स्ट केस में क्या होगा? तो सर एरिया वेक्टर का तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। हाँ फिलहाल हम मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो वैसे भी फ्लक्स अगर हमको दिया जाएगा आगे देखेंगे कैसे क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर केस में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही ले लो यानी इनटू द प्लेन ऑफ भी। मेन है कि हमारा मैग्नीट्यूड कितना है। इसमें दिख रहा है कि सिर्फ इतने ही एरिया में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे तो B इंटू ए एक्स लिखेंगे, यानी कि एरिया कितना लिखेंगे A इंटू एक्स। जहाँ तक सर एक्स है वही तक हम लोग को निकालना है इसमें। हाँ, कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है? आधे ही तक ही हो रहे हैं, एक्स तक। एक्स तक, तो उतना ही एरिया हम यूज करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे? पूरा का पूरा एरिया ही है, पूरा में पूरा में है, तो इसके लिए लिखेंगे तो B इंटू ए ए स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो बी इंटू वाई, B इंटू वाई ए। वाई ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही एरिया हमको कंसीडर करना है। कह देगा कि स्क्वायर है इतना में, तो हमको ये नहीं कि पूरा स्क्वायर का एरिया लेंगे। क्लियर है? जितने पार्ट में, जितने में भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, यानी जितने एरिया को मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो दिख रहा है कि हमको यही एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्रॉस कहाँ से करेगा? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हम लोग जब भी यूज करते थे तो मोस्टली केसेस में पूरा का पूरा जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था, तो ये सब चीजें हम लोग वहां पे नहीं डिस्कस करते थे पार्ट वाइज। लेकिन वहां भी यही चीज है कि जितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उतना ही के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कोई चार्ज या कुछ भी रखते थे तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पूरे एरिया में, पूरे रीजन में मानते थे। ऐसा कुछ सिचुएशन हम लोग नहीं मानते थे कि किसी भी स्पेसिफाइड रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इस केस में हम लोग मान लेते हैं, दो तरफ मैग्नेट रखते हैं, बोलते हैं इसी बीच में। तो इसलिए हम लोग को ये बात समझना जरूरी है कि जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है उतना ही एरिया को हमको कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया, यानी कि जो गिवन एरिया है, जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उस एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। यानी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, टच करता हुआ चला जाएगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। पास करता हुआ होना चाहिए कि कितना पास कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो चीजें देखा कि एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों कुछ टफ चीज नहीं है, नया चीज हमारे लिए उतना नहीं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा है, सेम टू सेम वैसा ही चीज है, सेम चीज। ठीक है, बस हम लोग को कैलकुलेशन ये बात ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने एरिया से क्रॉस कर रहा होगा वही एरिया कैलकुलेशन में कंसीडर करना है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले में ये चीज ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। क्लोज लूप अगर फॉर्म करते हैं तो अगर गॉस लॉ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लिखे थे, अगर वैसा यहाँ पे भी हम लिखते हैं, गॉस लॉ अगर हम लिखते हैं यानी कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल, ओपन इंटीग्रल का हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इस बात ये क्लोज इंटीग्रल है, यहाँ पे हमने नहीं बोला कि जीरो है क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं है। यहाँ जब हम ये गोला लगा दिए यानी कि क्लोज कर दिए तब हम जीरो बोल रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना।
क्योंकि ये भी लोग गलती कर देते हैं कि बी डॉट डी एस जीरो होगा तो हर जगह जीरो ही करके आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। जब क्लोज्ड सरफेस होगा उसके लिए बी डॉट डी एस जीरो होगा, पर ओपन जैसे कि ऊपर एक जगह से गए दूसरी जगह ओपन के लिए ही नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, अब आते हैं वही मैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस करा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसी चीज का अपोजिट अगर हम उल्टा आंसर खोजना चाहें कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट हो उससे क्या हम करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो आंसर आएगी हाँ, हम करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बाद ये आंसर मिला। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम बोल रहे हैं द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड by changing फिलहाल लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग EMI। ठीक है, AMI नहीं, जैसे होता है ना MI, फोन नहीं करना है, EMI। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। और करंट प्रोड्यूस्ड is known as induced current। इस प्रोसेस में जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस करंट। ये किसी न किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा, नहीं किसी न किसी कंडक्टर में ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं, तो करंट प्रोड्यूस इज ड्यू टू सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस इज ड्यू टू सम EMF, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो होगा कभी भी प्रोड्यूस होगा तो क्लोज लूप में प्रोड्यूस होगा, और क्लोज लूप में अगर करंट बह रहा है तो उसमें EMF जरूर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस EMF को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, एंड दिस EMF इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम EMI का बात कर रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट प्रोड्यूस जो होता है इसमें किसी भी लूप अगर हम बना दें तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। और अगर हम जानते हैं कि अगर किसी भी लूप में सर्किट में करंट बह रहा है यानी EMF जरूर होगा, तो किसी न किसी EMF के कारण यानी कि EMF जो बन रहा है इसकी वजह से उसको हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड EMF। EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास
ऐसा ऊपर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इसमें कोई एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है। इस कंडक्टर में हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं और क्लोज करे हैं। क्लोज करने का मतलब ये साइड से है, साइड से ऐसा क्लोज कर रखे। अब इस कंडक्टर को हम ऊपर ऐसा मूव करें, ऊपर नीचे मूव करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। यानी कि इसको हम ऊपर नीचे ऐसा मूव करें तो इसमें हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। डिफ्लेक्शन मिलता है यानी कि इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि इस करंट को रख के अगर हम मैग्नेट को भी मूव कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉइल रख दें और यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मान लेते हैं कि इसको इधर ला रहे हैं, तो भी इसमें जो है करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसको किसी स्पीड v से ला रहे हैं तो ये करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि हमारा कॉइल था, कॉइल को हम रेस्ट पे रखे हैं और इसको इधर की तरफ लाए तो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। ये करंट प्रोड्यूस्ड है जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। वही अगर हम दूर ले जाएं तो जो डायरेक्शन होता है अपोजिट आ जाता है। यानी कि डायरेक्शन कैसे आएगा वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, यानी कि इसको अगर हम रेस्ट पे रखेंगे तब मैग्नेटिक करंट जो है, इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट नहीं होता है, लेकिन जब इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तब ये करंट जनरेट होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जनरेट हो रहे होंगे। इसको V से अगर हम ला रहे हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, जितना नजदीक आ रहा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के थ्रू बढ़ रहा होगा। तो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा जो है ये करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है यानी कि दोनों को अगर रेस्ट पे रखे हो तो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन यही हमारा लूप था। यहाँ मैग्नेट को हम रेस्ट पे रख दें और इसको अगर हम बी से ले जाएं आगे की तरफ तब भी हमको कुछ करंट प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये भी हम बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड, यानी कि हम अगर मैग्नेट को मूव करें या कंडक्टर को मूव करें यानी कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम बोलते हैं कि फॉर इंड्यूस करंट देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए या तो हमारे लूप में या फिर मैग्नेट, यानी दोनों मूव करे या दोनों में से कोई एक मूव करे तो हमारा इस करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि मोशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं हर केस में। इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा था, नजदीक ले जा रहे हैं, यानी कि इस लूप के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो हमारा यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे लूप है, हमारे पास कोई भी लूप है इसमें करंट बह रहा है, इसका मतलब कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं ईएमएफ होगा। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक ईएमएफ होगा ई, तो इसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि इसे वायर है तो वायर पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा अगर ये ईएमएफ है इंड्यूस हुआ है तो इसमें अगर रेजिस्टेंस होगा तो इज इक्वल टू हम लोग आई आर बोल सकते हैं। आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो भी वायर या जो लूप बनाने के लिए यूज करा गया है उसका रेजिस्टेंस है, तो इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ बोल दे रहे हैं और इज इक्वल टू आई आर बोल रहे हैं। यानी कि हर केसेस में हम लोगों ने देखा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लूप के थ्रू या फिर हम लूप को ही चेंज मूव करें या फिर मैग्नेट को मूव करें, किसी भी चीज कैसे भी करके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं लूप के थ्रू तो करंट इंड्यूस होता है। ऐसा ही नहीं है कि यही चीज हो सकता है, हो सकता है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है,
अगर हम एक लूप है इसको इधर की तरफ हम किसी स्पीड से लेके जाएं, तो जैसे जैसे ये इन करेगा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा कि नेक्स्ट सिचुएशन में हमको मिलेगा कि लूप यहाँ पे चला गया। उसका नेक्स्ट में हमको मिलेगा कि लूप जो है पूरा अंदर चला गया। उसके बाद जो हमको मिलेगा, हो सकता है कि ये लूप जो है बाहर ऐसा जाता हुआ दिखे। हर केस में v वेलोसिटी से जा रहा था। ये हमको 4 सिचुएशंस मिल सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 सिचुएशंस हमको मिल सकता है। फर्स्ट सिचुएशन में इनटू यानी कि पूरा का पूरा बाहर है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसे क्रॉस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे करंट 0 होगा। इसमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा ही अंदर है, तो यहाँ भी फिर से करंट 0 होगा। इस केस में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज कर रहा है। इसमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 पास हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसमें दिख रहा है इन डिक्रीजिंग, तो भी इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड करंट पास हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसलिए हम बोल रहे हैं 0, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट होगा वो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा। ठीक है, आगे चल के इसको और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल के जितना हम जान रहे हैं उस हिसाब से हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर किसी भी लूप, यानी कि लूप है कह लो, क्लोज सर्किट होना चाहिए करंट के लिए, उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो या चेंजिंग हो, कैसे भी चेंज कर रहा हो, तभी जाके करंट प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं हो रहा है तो करंट 0 बोल रहे हैं। सेकेंड केस में जैसे जैसे अंदर जा रहा था एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंक्रीजिंग है थ्रू एरिया, थ्रू लूप। लूप में हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। यहाँ पे जब ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू लूप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे करंट है, यहाँ कांस्टेंट है तो करंट 0 है, 0 है तो करंट 0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ईएमआई हम बोल रहे हैं कि जब किसी लूप से मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट। और कोई भी लूप है, करंट है, तो ईएमएफ जरूर होगा, उस ईएमएफ को बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात क्लियर है? यही जो दिख रहा है हमको मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, थोड़ा सा और ध्यान दे तो यहाँ एरिया भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लक्स का रिलेशन है। तो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स से रिलेट करेंगे, जो कि फैराडे लॉ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ही आगे शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है, शुरू करके आधा में ही रह जाएगा, इसलिए फैराडे लॉ नेक्स्ट क्लास से यूज करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे यही केस था, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होता, एरिया फिक्स, मैग्नेटिक बी को चेंज कर रहे होते, यानी कि कुल मिला के हर केसेस में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज कर रहा होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, बी चेंज हो या फिर एरिया चेंज हो, हर जगह। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही सब चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंजिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और फिर उसके बाद कैसे होगा वो जान जाएंगे, तो डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लूप में जनरेट हुआ तो किस डायरेक्शन में बहेगा उस चीज पे, तो उसको हम लोग लेंज लॉ से सीखते हैं। तो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। कल तुम लोग का भी टेस्ट है क्या? नहीं सर। ठीक है, नो सर, हम लोग का नेक्स्ट वीक है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस चीज को आगे करेंगे। फैराडे लॉ है, लेंज लॉ है, फिर उससे आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो फैराडे लॉ
यानी कि इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज पे बताएगा, और लेंज लॉ बताएगा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। देखेंगे कि दोनों से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं आज। ओके सर।